हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर, जहां पर हम पिछले एक हफ्ते यानी कि 21 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स थे, उनको आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इंक्रीज इन इंडियाज डायरेक्ट टैक्स। देखो, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनमें अंतर वैसे तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, बट क्योंकि इकोनॉमी वीकली है यहाँ तो थोड़ा हम डिटेल में ही चर्चा करेंगे। देखो, जैसे मान लो आप लोग अपना इनकम टैक्स पे करते हो। बिल्कुल सर, हम पे करते हैं। तो एक्चुअली एक चीज आप नोटिस करो, किसकी जेब से पैसा गया? सर, मेरी जेब से पैसा गया। और टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सर, वे वो भी किसकी है? मेरी ही है। तो यानी कि बर्डन किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की? वो भी मेरे ऊपर ही है। तो जब दोनों चीजें यानी कि बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स, जब दोनों एक ही पर्सन के ऊपर होती है ना, ऐसी चीज को हम बोल देते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स हो गया। सर, और कोई एग्जाम्पल? जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। अब कंपनीज भी तो क्या फेल करती हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती है, नहीं करती? बिल्कुल करती हैं। अब ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है, ये जिम्मेदारी किसकी है और बर्डन किसकी है? दोनों ही एंटिटी की है। बिल्कुल सही बात है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी क्या बन जाता है? डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स समझ गए होंगे तो अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट भी समझ आ गया होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, जो बर्डन होता है टैक्स का वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टैक्स पे करने की होती है, वो अलग अलग एंटिटीज पे होती है। सर, वो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी खरीदने जाते हो। जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। अब रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए तो आपने वहां पे जीएसटी भरा होगा। वो जीएसटी किसकी जेब से गया? आप बोलोगे सर मेरी जेब से। आपने देखा होगा ना बिल, तो बिल के अंदर जो जीएसटी होता है वो कौन पे करता है? सर, वो आप ही पे करते हो, हम ही पे करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पर वो जिम्मेदारी किसकी है सरकार के पास जमा कराने की? सर, वो है शॉपकीपर की। आपने तो रेस्टोरेंट वाले को दे दिया ना, फिर उस रेस्टोरेंट वाले की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी पे करे। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि बर्डन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो अलग अलग लोगों के ऊपर हो चुकी है। इसलिए इन चीजों को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया जीएसटी के बारे में। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो ये है कि हमारे जो भारत के डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके अंदर हमें एक उछाल देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें 2023-24 के फिजिकल ईयर की, यानी कि जो अभी मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, ये वाला जो टाइम पीरियड था ना, इसमें अगर आप नोटिस करोगे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 19,58,000 ट्रिलियन, मतलब 19,58,000 करोड़, ऐसा भी आप कह सकते हो, या फिर 19.58 ट्रिलियन, इतना हमारे पास देखने को मिला है, जो कि 17.7% इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले। समझ गए इस बात को? तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। कभी भी आगे मेंस के अंदर कोड करना हो तो वहां पर कोड किया जा सकता है। बाकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क था मैंने आपको समझाया। यहाँ पर कुछ आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे पिछले कुछ दिनों के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स की बड़ी चर्चा हो रही है कि अगर मान लो एक पर्सन की डेथ हो जाती है, अब पर्सन की डेथ होने की वजह से उसके बच्चों के अंदर जमीन जाएगी या फिर जो भी उसका सामान होगा वो सब अपने बच्चों में जाएगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस टैक्स। अब सरकार अगर इस इनहेरिटेंस की वजह से कुछ टैक्स ले ले, उसको इनहेरिटेंस टैक्स बोलेंगे। ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? ये भी डायरेक्ट टैक्स है। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे क्या है? दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना? जो बेसिकली डायरेक्टली लगते हैं उनको हम बोल देते हैं डायरेक्ट टैक्सेस एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, हम दोनों का डिफरेंस तो ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा हो वो एक अच्छी बात है, या इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो वो एक अच्छी बात है? आंसर इज वेरी सिंपल। देखो, डायरेक्ट टैक्स ना जनरली क्या होते हैं आपके? प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का अर्थ ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, उस हिसाब से ज्यादा परसेंटेज टैक्स आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कमाते हो साल का 5 लाख रुपए, तो आपके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। मान लो आप साल का कमाते हो 20 लाख रुपए, तो आपके ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स लगेगा। पर मान लो एक कोई कमाता है साल का 10 करोड़ रुपए, इसके ऊपर जो परसेंटेज टैक्स लगेगा ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा होगा। समझे इस बात को? तो जब डायरेक्ट टैक्स से पैसा आता है, कहीं ना कहीं वो ये शो करता है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, एंड जो लोग कम कमा रहे हैं उनसे कम टैक्स या जीरो टैक्स लिया जा रहा है। तो जब डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है विच इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, इससे कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी होती है
राइट, वो हम कम कर सकते हैं। सही बात है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, मान लो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, राइट, वो इनडायरेक्ट टैक्स था, जीएसटी हमने देखा, बिल्कुल सही बात है। अब चाहे खाना आप खाओ, चाहे खाना मैं खाऊं, चाहे खाना मुकेश अंबानी जी या फिर अडानी जी खाएं, सबके ऊपर तो सेम परसेंटेज टैक्स लगा, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में ना इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। अब जब हर बंदा सेम कहीं ना कहीं टैक्स दे रहा है, उससे ये कैसे इंश्योर हो पाएगा कि गरीब इंसान की गरीबी दूर हो जाए, राइट। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको बेसिक पता होने चाहिए, और मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीजें बता भी दी हैं। एंड देखो, सरकार की काफी सारी कोशिशें रही हैं जिसके माध्यम से डायरेक्ट टैक्स के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम। देखो, अगर आपको करप्शन के आप पढ़ते होंगे GS4 के अंदर, आप नोटिस करोगे कि मान लो अगर मुझे पता है, मैं हूँ एक टैक्स ऑफिशियल और इधर हो दूसरी साइड आप, और यहाँ पर ना अगर मुझे आपके बारे में सारी चीज़ें पता है, कहीं ना कहीं शायद मैं आपको हरास करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बोलूंगा आपने टैक्स पे कम किया है, या फिर कुछ ऐसा गलती से मान लो कुछ ऐसा कुछ चीज़ हो जाती है, तो इस केस में ना मैं आपके साथ पैसे हथियाने की आपसे कोशिश करूंगा, राइट, हो सकता है ऐसा। पर फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम के माध्यम से क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पता नहीं होगी, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव मैनर के अंदर ये सारी चीजें हो पाएंगी। फेसलेस अपील्स का भी प्रावधान है, तो करप्शन हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कम हो पाएंगी, जिससे क्योंकि रिमूव्स डायरेक्ट इंटरेक्शन कम हो पाएगा, एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो यूनिक DIN यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाता है हर कम्युनिकेशन को, जो भी टैक्स मैटर्स की है। तो कभी भी आपको ट्रैक करना हो, वेरीफाई करना हो, वो इस नंबर के माध्यम से, जो कि अपने आप में यूनिक नंबर है, उसके माध्यम से आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसके अलावा कई बार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स किस एग्री प्राइस पे होंगी, ये पहले ही हम अग्री कर लें, इनको बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं, दैट इज विवाद से विश्वास एक्ट। अब यहाँ पर पता क्या होता है, कई बार ना कुछ डिस्प्यूट्स बहुत बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग होते हैं, तो उन पेंडिंग डिस्प्यूट्स को हम सेटल करने की कोशिश करें। मान लो आपको बोला गया यार छोड़ो यार, आपके ऊपर पेनल्टी चलो हटा दी जाती है या फिर उसको कम कर दिया है, पर आप पे कर दो। क्योंकि आप नोटिस करोगे ना, जब इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जाते हैं, तो सरकार का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। पर अगर हम टैक्स पेयर्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा और दिखाएं, उसके माध्यम से जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी कहीं ना कहीं इश्यूज चल रहे थे, उनको हम टाइम रिजॉल्व पाए, इसके लिए विवाद से विश्वास एक्ट था, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के मुद्दों को सॉल्व करवाने की यहाँ पे कोशिश करता था। तो इन सभी चीज़ों की मदद से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भारत में बढ़ा है। एंड जैसा मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स में भी बता रहा था, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि GST ने काफ़ी हद तक टैक्सेस को अपने अंदर सबस्यूम कर लिया है, राइट। तो दिस वाज द पॉइंट फॉर पहला टॉपिक, इंक्रीज इन इंडियाज डायरेक्ट टैक्स। देखो, कुछ बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर इस पर्टिकुलर लेक्चर की हमें PDF नहीं मिलती। देखो, पिछले लेक्चर में भी बच्चों ने यूट्यूब में लिखा हुआ था। देखो, मैंने उस लेक्चर में भी बताया था, इसकी PDF आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, आपको PDF सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी PDF को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज PM स्वनिधि। अब स्वनिधि क्या है, देखो स्वनिधि की फुल फॉर्म समझो। S से स्टार्ट होता है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अब मुद्दा क्या हुआ सर ये, देखो करंट अफेयर्स पे तो आएंगे करंट मुद्दा क्या है, पर वैसे आप समझो, जब आप जानते हो COVID-19 पैंडेमिक आया, तो उसके आने की वजह से हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे ना, उनकी लाइफ के ऊपर बहुत इंपैक्ट आया। अब आप पूछेंगे सर स्ट्रीट वेंडर्स मतलब, अरे स्ट्रीट वेंडर हर कोई हो सकता है। जैसे आप गलियों में या फिर आप बस स्टेशन पे, रेलवे फाटक के ऊपर या इस तरह जगह में देखते हो ना, कोई अखबार बेच रहा है, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई और कुछ चीजें सेल कर रहा है, कई बार कोई नाई वगैरह का काम कर रहा होता है बाहर बैठ के, राइट, कोई कॉबलर हो सकता है, मोची वगैरह, ये मतलब कोई भी इस तरह से, मतलब वो सारे क्या होते हैं आपके स्ट्रीट वेंडर होते हैं। कोई खाना वाना मतलब होता है, अलग अलग समोसे वगैरह बेच रहा होता है, राइट, ये आपके आ जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब आया COVID-19 पैंडेमिक, तो भैया इनका जो अपना रोजगार का साधन था, जो भी ये कर रहे थे, उसके अंदर बहुत मेजर इंपैक्ट आया। बिल्कुल, इनके पास खाने की कमी थी, प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे ना, एक बार इनका काम धंधा ठप हो गया ना, उसके बाद उस काम धंधे को वापस से रीस्टार्ट करना अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
तो सरकार ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं काम बनेगा। इन इसलिए स्कीम लगाएगी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसमें मदद करेगी कि इनको एक फॉर्मल क्रेडिट दिया जा पाए, ताकि अपने बिजनेस को, अपने लाइवलीहुड को वो वापस से खड़ा कर पाए, वापस से उसको इंप्रूव कर पाए। तो यहाँ पर ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम रन करेगी, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स की हम यहाँ पे मदद कर पाए। तो 2020 में हमारा जो आत्मनिर्भर अभियान था, उसके अंतर्गत ही इसको यहाँ पे अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो अभी क्या न्यूज में आया है? अभी न्यूज ये आया है कि जो आरटीआई क्वेरी थी, उसके माध्यम से ये पता लगा है कि 31 मार्च तक लगभग 60% फंड को यूटिलाइज कर लिया गया है। अब यहाँ पर देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो है ही है जो ये सारी स्कीम जिसने लॉन्च करी है, पर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो प्लस एट द सेम टाइम हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो यहाँ पर कोशिश करती हैं ताकि स्कीम की पहुंच आगे तक और बढ़ाई जा पाए। अब कुछ और पॉइंटर्स स्कीम के रिगार्डिंग। पहली चीज तो ये कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जितना भी पैसा होगा यहाँ पे, वो सारा का सारा पैसा कहाँ से आएगा? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्लस एट द सेम टाइम ये स्कीम क्या है? दिस इज अ कोलैटरल फ्री, यानी कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है इसके लिए, आपको बस ये 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ध्यान में रखना, यहाँ पर ना 10,000 मैंने बोल तो दिया, पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांचेस के अंदर है। जैसे पहला आपको मिलेगा 10,000 रुपया, ठीक है। अगर आप उस 10,000 को रीपे कर देते हो, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 20,000 का लोन लेने के लिए। अगर आप वो भी पे कर देते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो 50,000 रुपये का लोन लेने के लिए। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये लोन है, पर ये इसके लिए आपको कोई भी कोलैटरल नहीं देना। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50,000 रुपये, जो कि इंक्रीमेंटल ट्रांचेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब देखो, अब तो 4 साल हो गया नियरली इस स्कीम को आए हुए, तो हम नोटिस करें तो पिछले 4 साल के अंदर बहुत सारे अर्बन वेंडर्स को इसने कैटर किया है, जहां पर आप नोटिस करोगे कि 75% से ज्यादा लोन्स जो है ना, वो नॉन जनरल कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे मिला है। प्लस एट द सेम टाइम, अगर मान लो आपने लोन की जो सारा था उसको रीपे कर दिया समय से पहले, तो उस केस में आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी। नॉर्मली पता क्या होता है, आप मान लो आपकी कोई तय की सीमा होती है कि मान लो इस तारीख को आपने इतना पे करना है, इतना इतना, ऐसे करते करते आप अपना लोन रीपे करते हो। पर कई बार मान लो आपके पास अचानक से पैसे आ गए और आप चाहो रीपे करने का, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। बट यहाँ पर पीएम स्वनिधि के अंतर्गत अगर आप शेड्यूल टाइम से पहले पैसा रीपे करते हो, अपना डेट क्लियर करते हो, उस केस में आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती। साथ में अगर आप नोटिस करो, अगर आप रेगुलरली लोन को रीपे करते रहते हो, तो आपको 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल जाएगी। मान लो आपका लोन था 10% का, तो अगर आप टाइमली बेसिस पे रीपे करते हो ना, तो 7% की सब्सिडी आपको दे दी जाएगी, तो बस 3% का ही आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 7% सब्सिडी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी डेफिनेटली जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं अलग अलग एक्ट्स के माध्यम से, उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन रूपी। देखो, एक्चुअल में ना क्या हुआ कि पिछले कुछ टाइम से काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे थे कि भारत का जो रुपया है वो काफी नीचे जा रहा है। एक्चुअल में ना मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, हमारा भारत का रुपया नीचे जरूर गया है, पर उतना नीचे नहीं गया। मैं आपको थोड़ा सा ना कंपैरिजन कराने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप बोलते हो कि सर आज $1.60 है, कल को $1 = 80 हो गया, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं हम रुपए का नीचे गिरना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रुपया डेप्रिशिएट हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इसका उल्टा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया है, हमारा रुपया मजबूत हो गया है, जिसको बोलते हैं रुपये का एप्रिसिएशन होना। बिल्कुल सर, ये बातें तो हमें पता है। अब पर एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, चाहे इस केस को देखो या इस केस को देखो, आप एक बार नोटिस करोगे कि सर हमने ना रुपए का कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ डॉलर के साथ किया है कि नहीं, एंड उस हिसाब से हमने बोल दिया कि रुपया कमजोर हो रहा है या रुपया मजबूत हो रहा है। पर क्या ये एक सही कंपैरिजन है, जब सिर्फ एक डॉलर को या सिर्फ डॉलर को देख के आपने ये बोल दिया? नहीं। आप बोलोगे सर डॉलर को ही क्यों देख रहे हैं, हम यूरो के साथ भी चेक करेंगे, हम चाइनीज युआन के साथ भी चेक करेंगे, ब्रिटिश पाउंड के साथ भी चेक करो, जापानीज येन के साथ भी चेक करो, हांगकांग डॉलर के साथ भी चेक करो। फिर हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल पाएगा कि एक्चुअल में रुपया ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है यार कि डॉलर मजबूत होता जा रहा हो, हमने कुछ किया ही नहीं पर डॉलर मजबूत होता गया और हमें लगा कि रुपया कमजोर हो रहा है। जबकि जब हमने इनके साथ कंपैरिजन किया, तब हमें एक अच्छा खासा आइडिया लगा कि नहीं यार, ये तो रुपया बल्कि उल्टा जा रहा था। हो सकता है ना ऐसा? तो बिल्कुल इसी चीज के लिए ना हम नीर और रीर का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का सर? नीर और रीर का। एक्चुअली में पहले आप समझो नीर का मतलब क्या होता है। देखो, नीर जो है ना, इट स्टैंड्स फॉर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है सर, पर इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ वही हुआ जो मैंने आपको समझाया। देखो नीर आपका 6 करेंसीज के लिए भी निकाल सकते हो, 40 के लिए भी। अब मैं 6 का आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे यहाँ पर आप 6 करेंसीज देख रहे हो, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, हांगकांग डॉलर। तो ये सारे की सारी करेंसीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यूएस डॉलर, यूरो, इस तरह से 6 करेंसीज मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर एट द सेम टाइम मैंने ये नोटिस किया कि इनका रुपए के साथ क्या संबंध है। जैसे $1 इक्वल टू 80 होता है, 80 रुपीज, तो 1 रुपी क्या हो गया, 1/80 डॉलर्स। तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। प्लस एट द सेम टाइम मैं ये नोटिस करूंगा कि हर चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। क्या मतलब, देखो जैसे मैंने यहाँ पे डॉलर लिखा, यूरो लिखा, चाइनीज युआन लिखा। अब ऐसा थोड़ी है ये सारी की सारी 6 करेंसीज की सेम वैल्यू है, नहीं। हम किसी पर्टिकुलर करेंसी के अंदर ज्यादा ट्रेड करते हैं, किसी के अंदर कम करते हैं। तो जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस, मान लो डॉलर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो हमने इसको 40% दे दिया, यूरो की मान लो अगर कम है तो इसको 10 दिया। ऐसे करते करते 100 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो वैल्यूज बनी हमारे पास कि इनकी ट्रेड की इंपॉर्टेंस के हिसाब से एंड रुपए के साथ इनका क्या कॉम्बिनेशन है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सम करेंगे ना, तब हमारी रुपए की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज। आप पूछेंगे सर अदर करेंसीज मतलब, ये 6 करेंसीज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब कल को ये रुपए की वैल्यू इन करेंसी के साथ चेंज होती है ना, तब हमें पता लग पाएगा कि रुपया ऊपर गिरा या रुपया नीचे गिरा। तो समझ पाए हो, नीर के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है ना, आप रुपए को सिर्फ डॉलर के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, आप रुपए को अगर 6 करेंसी के साथ करना चाह रहे हो तो 6 के साथ, अगर 40 के साथ करना चाह रहे हो तो 40 के साथ। इस तरह से आप उसको देख रहे हो, उसका रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हो। समझ पाए इस चीज को। तो ये होता है आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ध्यान रखने वाली बात ये है, नीर के अंदर ना इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता, पर जब आप नीर के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, रीर बन जाता है, यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझे इस बात को? ठीक है सर, ये बात भी अच्छे से समझ आ गई कि नीर क्या है और रीर क्या है। अब एक चीज और समझो, जब मैंने आपको बोला था कि $1 इक्वल टू 80 से मान लो हम $1 इक्वल टू 100 हो रहे हैं मान लो, तो यहां पर क्या हुआ, रुपया डेप्रिशिएट हुआ, राइट। ऑन द अदर हैंड ये था 100 से 80 की तरफ जाना, रुपए का एप्रिसिएशन। अब आप जानते होंगे कि जब रुपया डेप्रिशिएट होता है, इसका मतलब पता क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स यहाँ पे खुश हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं रुपए की एप्रिसिएशन की, इसका बिल्कुल उल्टा सिनेरियो देखने को मिलता है, जो कि हमने कई बार पढ़ा भी हुआ है, राइट। इन अ सिमिलर मैनर जब हम बात करते हैं नीर की या फिर रीर की, अगर तो मानो ये दोनों क्या हो रहे हैं, अगर मानो इनमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, अगर इनमें इंक्रीज है इसका मतलब क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है रुपए का। इन अ सिमिलर मैनर अगर ये मान लो नीर और रीर क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन रीर रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि आप जानते हो जब रीर बढ़ रहा है इसका मतलब रुपया एप्रिशिएट हो रहा है, एंड जो कि कहीं ना कहीं आपके ट्रेड के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे आपके जो इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंटर्स थे जो आपको नीर, रीर और रुपए के बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इज जीएफसीएफ। व्हाट इज जीएफसीएफ? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो अभी जो न्यूज आ रही है ना, उसमें ये बात करी गई है कि अगर हम बात करते हैं प्राइवेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की, वो ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब आप पूछेंगे सर पहले जीएफसीएफ तो समझा दो। हाँ बिल्कुल समझा देते हैं। देखो आप लोग फिक्स्ड कैपिटल जानते हो, अब फिक्स्ड कैपिटल कह लो या फिक्स्ड एसेट्स कह लो, उनकी बात कर लो। एसेट्स तो सर हमें पता है, एसेट्स इज समथिंग जो हमारा है, समथिंग दैट वी ओन इज नोन एज एसेट, ठीक है। अब एसेट हम जानते भी हैं सर, एसेट हमारे टेंजिबल हो सकते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ टेंजिबल एसेट्स के, जैसे आपकी बिल्डिंग्स, आपकी मशीन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, राइट, ये टेंजिबल। उसके अलावा आपके इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने किसी चीज के पेटेंट कॉपीराइट वगैरह करा रखा है, राइट। अब जो फिक्स्ड एसेट्स या फिर कैपिटल होते हैं ना, वो इन्हीं टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स को कहा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस से यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। बेसिकली टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स यूज्ड रिपीटेडली फॉर मोर देन 1 ईयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बार बार यूज हो रहे हैं एंड दे आर बीइंग यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। अब मुझे आप बताओ, आपके पास अगर पैसा आया, या तो आप उससे कंजम्पशन कर लोगे, है ना, या तो खर्चा पानी कर लोगे उसका, या फिर आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर पाओगे, एंड अकॉर्डिंगली वही जो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
एडिशन कर रहे हो फिक्स कैपिटल की, उसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं, उसी ग्रोथ को हम बोलते हैं जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर ये प्राइवेट सेक्टर करता है उसको प्राइवेट जीएफसीएफ बोल देंगे, अगर ये हमारा सरकार करता है उसको बोल देंगे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या जीएफसीएफ। अगर देखो हम बात करते हैं ना सरकार की, तो सरकार के द्वारा तो जीएफसीएफ अच्छे से हो रहा है, पर ऑन द अदर हैंड जो अभी यहाँ पे रिपोर्ट बता रही है वो ये बता रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा विलिंग नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो वाली चीज हमारे सामने रख के बता देता है। अगर आप नोटिस करोगे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह की, वहां पर अच्छा खासा फिक्स कैपिटल पर कैपिटा देखने को मिल जाएगा। इंडिया के अंदर अभी कंपैरेटिवली नंबर कम है, हालांकि हमने पिछले 7-8 साल में काफी बढ़ोतरी करी है, पहले 32 लाख करोड़ था, अब कहीं ना कहीं 54 लाख करोड़ देखने को मिलता है, पर अभी भी हम बात करें बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले हम काफी अभी भी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आप नोटिस करो अगर आपको कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को और बढ़िया करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस सेक्टर में काम करें, एंड अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारे अकॉर्डिंगली बढ़ पाएंगे। जैसे जैसे कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एक इंक्रीज देखने को मिलता है, इसका मतलब यही होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इंडस्ट्री, आपके पब्लिक गुड्स, इनके अंदर आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो दीज आर सम थिंग्स विच यू मस्ट बी अवेयर। बाकी मैंने यहाँ पे आपके लिए डेटा डाल दिया है, थोड़ा बहुत आप बेसिक आइडिया रख सकते हो, अदरवाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बेसिक आइडिया शुड बी इनफ। अब आपका आज का जो होमवर्क रहेगा ना, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा ये, बहुत बच्चे कह रहे थे सर नीर रीर का फर्क समझा दो, मैंने आपको आज समझा दिया है। अब आपसे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क है ये कि डी वैल्यूएशन मान लो होती है एक करेंसी की, इसका अर्थ कहीं ना कहीं क्या निकलता है, राइट। इसके अलावा मैंने पिछले हफ्ते जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एसएफबी को सेटअप किया जाता है उसका पीछे का पर्पस क्या है। देखो इसके पहले दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि आपके स्मॉल बिजनेस यूनिट, आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इनको यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा, पर ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। इसके साथ में ना मैंने आपको होमवर्क दिया था सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का, और मैंने वैसे समझा भी दिया था कि जब हम बात करते हैं ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, इसके अंदर आपकी गुड्स भी आती हैं और आपकी सर्विसेज भी आती हैं, पर होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी गुड्स आती है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। पहला कह रहा है कि जो फूड की वेटेज है वो सीपीआई में ज्यादा है एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई, यस दैट इज करेक्ट, राइट। पर तीसरा स्टेटमेंट देखो कि आरबीआई ने कह रहा है कि डब्ल्यूपीआई को अडॉप्ट कर रखा है इन्फ्लेशन का मेजर, नहीं, ये आपके सीपीआई को अडॉप्ट कर रखा है। जो आप बात करते हैं ना कि 4 ± 2% हमें इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है, वो यहाँ पे सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पर भी आंसर आपका सही बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको जितने भी आर्टिकल हमने डिस्कस करे सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।